Hello, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। कोई नया बच्चा भी है क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आयुषी, आरुषि, आशीष। आशीष, आपने मेरी कोई पहले क्लास करी है? आशीष, आशीष, कैन यू प्लीज Good evening, sir. गुड इवनिंग Yes, बेटा। sir. आपने कोई क्लास की है मेरी पहले? No, sir. सर पिछला सर नहीं किया सर, आज कर लेंगे। मतलब दिस इज योर फर्स्ट क्लास विद मी, राइट? No, sir. No, sir. ओके, फिर सर पहले सर स्टार्टिंग में करी थी, फिर सर 2 क्लासेस ड्रॉप कर रखी थी बीच में। अच्छा, 2 क्लासेस बीच में आपने नहीं करी है, उसके बाद फिर आ Yes, sir. जाएगा। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो कहाँ चले गए थे 2 क्लासेस में? कोई सर कोविड पॉजिटिव थे तो सर थोड़ा रेस्ट चल रहा था। अच्छा, अब ठीक है? आप कोविड गया या बचा है अभी भी? अब ठीक है आप 100%? यस सर, ठीक है सर, पहले से ठीक। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? नो सर, पंतनगर, उत्तराखंड। अच्छा, हाँ, उत्तराखंड, ठीक है। ओके, देवांश सिंह बोहरा एंड ऑल। देवांश, तुम लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? देवांश, देवांश सिंह बोहरा है? था। ठीक है, चलिए सर। तो लेट अस डिस्कस टुडेज टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने एक लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशनल फार्मूला स्टार्ट कर दिया था, इफ यू कैन रिमेंबर, कि मैंने उसमें आपको लास्ट क्लास में एक चीज सिखाया था, द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला, दैट वाज डिड्यूसिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिसको मैंने 2 नाम दिए थे। एक नाम मैंने ये भी दिया था, मैंने उसका एक ये नाम भी दिया था कि फाइंडिंग द फॉर्मूला बाय यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला, या फाइंडिंग द फिजिकल फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। मैंने एक नाम ये भी दिया था, और एक नाम ये भी दिया था कि डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और उसमें लास्ट क्लास में वी ड्राइव्ड अ रिजल्ट, और वी डिड्यूस्ड बेसिकली we deduced the result of centripetal force from the given information that if centripetal force depends on the mass of the particle, velocity of the particle and the radius of the circular path, तो उस केस में हमने ये रिजल्ट डिड्यूस करा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय mv स्क्वायर बाय r। अब ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले वाला सेक्शन आज ओवर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे जो होगा एरर्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको ओवर खत्म करते हैं। तो चलिए सर, इसके लिए उससे पहले, खत्म करने से पहले 1-2 क्वेश्चंस और हम करेंगे बेस्ड ऑन डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट है कि डिड्यूस रिलेशन। सर जी सर, एक क्वेश्चन था सर टेस्ट में जो आया नहीं अच्छे से। टेस्ट का क्वेश्चन बता दीजिए, टेस्ट का क्वेश्चन क्या था? ये सर 1 मिनट वो खोल लो। ठीक है, आप जब तक उसको खोलिए, उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद वो करा दें। आप जब तक फाइंड कर लीजिए उसको। डिड्यूस अ रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम using dimensional formula if it depends on length of pendulum and acceleration due to gravity at the place। मतलब आपको टाइम पीरियड बताना है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको, सिंपल पेंडुलम पता होगा कि ऐसे जो क्लॉक्स के अंदर ये पेंडुलम दिखता है आपको, वो सिंपल पेंडुलम, उसका एग्जैक्ट मतलब तो आपको हम पता चलेगा इन द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज SHM। ठीक है, बट अभी फिलहाल तो हम ये बात कर सकते हैं कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करता रहता है, ट्वी 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 ट्वी। तो इसको हर बार एक पूरा ट्वी करने के लिए, मतलब एक पूरा साइकिल चलने के लिए, इसको जो टाइम लगता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड।
तो इसका टाइम पीरियड अगर इसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस प्लेस पे, उस पे अगर डिपेंड कर रहा है जी पे, स्मॉल जी पे, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा, दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो प्लीज एवरीवन ट्राई। अच्छा, जो बच्चा मुझसे कह रहा था क्वेश्चन, वो उसको वो क्वेश्चन मिल गया जो पूछना था? यस सर। बता दो मुझे, जब तक बता दो, आप पढ़ दो। Sir, according to the Newton, the Weichsel's law acting between liquid layers for area A and velocity gradient. It's viscous law, I guess. Viscous force acting between liquid Viscous force. layer of area A and velocity gradient is given by F is equals to minus NA. The triangle V upon triangle Z where N is constant called coefficient of Y. ठीक है, तो बताना क्या है इसमें? द डायमेंशन सर, n की डायमेंशन बतानी है, nr। n की डायमेंशन, n का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी चलो वो तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वो हम कर लेंगे, अभी बता देते हैं आपको, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यस सर। इसमें आपको रिलेशन निकालना है, किसका रिलेशन निकालना है? तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड with the quantities on which it depends. And what are those quantities on which it depends? The quantities are, one is the length of the pendulum and the another one is acceleration due to gravity at that place. तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको टाइम पीरियड के साथ फाइंड करना है। करिए। आ गया सर, किसी का रिजल्ट आया? सर कर रहे सॉल्व। अरे अब थोड़ा सा तेजी ले आइए। चलिए ठीक है, सॉल्व करिए। सर जी, सेकेंड इज इक्वल टू L की पावर 1a। L की पावर 1, ठीक है, और A? e टू द पावर नहीं, दोनों ही गलत है। सर गलत है। चलिए मैं करा देता हूँ। बाकी बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो। पहली बात, मैंने आपसे बोला था ऐसे केस में आप करेंगे, तो मैंने आपसे बोला था कि भाई किस चीज का रिलेशन हमें फाइंड करना है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। टाइम पीरियड का रिलेशन लाना है। पहला पॉइंट तो ये कि साहब टाइम पीरियड का रिलेशन लाना है। इसका रिलेशन हमें किसके साथ निकालना है? तो इसका रिलेशन हमें निकालना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम के साथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस के साथ। ठीक है, इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन आप निकालेंगे वो इन दोनों के साथ आप फाइंड करेंगे। अब देखिए,
इसमें मैंने आपसे सबसे पहला स्टेप बोला था कि जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सॉरी, या फिजिकल रिलेशनशिप फाइंड करना है, उसका आप डिपेंडेंस देख लीजिए कि किन किन क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है सर लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि इट इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस आयुषी, यू आर करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप लिख दीजिए टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए। दूसरी चीज जिस पे ये डिपेंड कर रहा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम स्मॉल जी लिखते हैं, तो हम लिख देंगे जी टू द पावर बी। तो यहां से मेरे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं टी एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी, और वी कैन राइट इट एज टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। यहां तक बताइए सब। यस सर। अब जब अपन इतना कर लेते हैं तो मैंने आपसे दूसरा पॉइंट ये बोला था कि यहाँ पर जो k है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नोन टू अस। ना हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना हम इस मेथड से उस कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम k का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं लिखेंगे। वी कैन नॉट राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला अनलेस वी आर सर्टेन अबाउट दिस वैल्यू ऑफ k। तो बिकॉज बाय दिस मेथड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो इसलिए हम k को एज इट इज रहने देंगे, उसको हम कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो इसको अभी फिलहाल के लिए हटा दो। इसके बाद क्या करते हैं हम, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम, तो टाइम ऐसे लिख दीजिए आप, और राइट साइड पे आपको k नहीं लिखना है, लेंथ के लिए l आ जाएगा तो l टू द पावर a, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके लिए आप लिखेंगे l टू द पावर -2। याद रखो कि एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, चाहे वो ग्रेविटी का हो या कोई सा भी हो, तो इसका जो पावर आएगा दैट वुड बी b। अब जब आप इतना कर लेते हैं तो चलिए सिंप्लीफाई कर दें हम फटाक से इसको, तो इसको आप लिख देंगे l a प्लस ऑफ b, और ये हो जाएगा t टू द पावर -2b। अब इसके बाद क्या करते थे, तो यू जस्ट इक्वेट द सेम कोफिशिएंट्स, मतलब लेफ्ट साइड पे t है, राइट साइड पे t है, दोनों को इक्वेट करो। तो t टू द पावर 1 है और यहाँ पर t टू द पावर -2 भी है। इफ द बेस आर सेम तो पावर विल सिंपली इक्वेटेड, तो 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -2b, तो b विल बी रिटन एज इक्वल टू -1/2। बाय द सेम लॉजिक लेफ्ट साइड पे आप देखिए l है क्या बेटा, लेफ्ट साइड पे l है, डू वी हैव l ऑन द लेफ्ट साइड नो ऑफ द सर। इक्वेशन? नो सर। नो सर। तो अगर लेफ्ट साइड पे l का कोई नहीं है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं राइट साइड का पावर टू द l विच इज a प्लस b, दैट कैन बी इक्वेटेड टू 0 बिकॉज लेफ्ट साइड पे कोई l नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b, तो a को मैं लिख सकता हूँ -1/2, बिकॉज b की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a कितना आ गया 1/2। तो आपको a पता चल गया, आपको b पता चल गया, फाइनली यू विल पुट the values of these dimensions here in this formula or this relation। तो आप लिखेंगे t is equal to k, k के बारे में हमें कुछ नहीं पता, यहाँ लिखेंगे l टू द पावर a, l टू द पावर a का मतलब हो गया 1/2, g टू द पावर b इज इक्वल टू -1/2। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं k l टू द पावर 1/2, g ऊपर निगेटिव है, अगर हम चाहें तो इसको नीचे पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं। काइंडली रिस्पॉन्ड, अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो प्लीज बताएं। तो t इज इक्वल टू k, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l अपॉन जी टू द पावर 1/2। तो t इज इक्वल टू k हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनीथिंग टू द पावर 1/2 मींस कि उसका स्क्वायर रूट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लीज देखिए इस बात को। यस सर। अब आपको समझ में आ गया क्या गलती हुई थी। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, बाकियों ने तो दिया ही नहीं, और एक बच्चे ने इसका आंसर सही नहीं दिया था। तो प्लीज आप लोग इसको देखिए, ऐसा ही एक और मैं कराता हूँ सर वो ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस हो आ गई जाए। थी। ओके, तो प्लीज टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन, वरना आप सही मेथड लगा के गलत हो जाएगा तो फिर बड़ा अफसोस होता है। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखिए, ठीक है? समय के साथ कैलकुलेशन और अच्छी होती जाएगी। एनीवेज, ये सबने नोट कर लिया हो या सबको समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। तो प्लीज उसके बाद हम फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ये नोट कर लेना तो बता देना।
Done. Okay, Suryansh. Kaustubh, can I erase Parth? Parth, Bhagat. Yes. Okay. Chalo, so I am taking another question of the same type, which you will try first, and then I'll tell you. Yeah, I'll give you the solution, but you will first attempt for this. तो हमारा जो next question है वो ये है सर. Question number next. Deduce a relation of speed of wave on a string if it depends on the length of a string, mass of a string, and force, that is टेंशन कहते हैं इस फोर्स को, वो आप आगे समझेंगे. टेंशन वर्ड से अगर कोई इशू हो तो टेंशन ना भी सोचो आप, फोर्स. देखो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक है मास ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड थर्ड इज कि स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो फोर्स, उस फोर्स का स्पेशल नाम टेंशन है. ठीक है, फोर्स डेवलप्ड इन स्ट्रिंग. ठीक है, तो बेटा फोर्स के लिए आप सिंपली एफ, आप कंफ्यूज मत होइए. टेंशन अगर मैंने लिख दिया तो उससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. As long as it is force, we don't care. The dimensional formula will remain same, mlt to the power minus 2. As long as it is force, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा. देखो स्ट्रिंग में जो ये फोर्स डेवलप होता है, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको अगर मैं खींचने की कोशिश करूंगा, इफ आई ट्राई टू पुल इट, ठीक है, ऐसा खींचूंगा फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उसको हम टेंशन कहते हैं. बट टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अब देखो मैंने क्या पूछा है. देखो अगर ये स्ट्रिंग है, एज यू कैन सी दिस इज योर स्ट्रिंग. इस पे अगर मैं ऐसे ऐसे करूं, तो इस पे अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा पिक्सल तो अपने इसमें नहीं है वेब कैम में जो मैं इसको और इतना वो बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखा सकूं इस बात को. बट आप इस बात को समझिए कि अगर कोई स्ट्रिंग है आपको और ऐसे ऐसे करिएगा तो इस पर वेव फॉर्म होगा. वेव मतलब ये ऐसे ऐसे करेगा, उई 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 उई, इसको वेव कहते हैं. तो वो वेव ट्रैवल करेगी तो कुछ स्पीड से ट्रैवल करेगी. मतलब ये डायग्रामेटिकली समझो, अगर ये स्ट्रिंग लिया, इस पे एक ऐसा वेव क्रिएट कर दिया, तो वो वेव आगे बढ़ेगी. कभी देखा है आपने स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं तो उसपे ऐसा वेव पैदा होती है ना, ऐसा वो आगे जा रही होती है. अरे हाँ ना, तो बोलो. मास्टर बिल्कुल एकदम अपनी जान लगाए हुए है समझाने को. फिर से समझो, कोई स्ट्रिंग ले लूं और उसका एक एंड पकड़ लूं और ऐसे जर्क करूं तो एक वेव पैदा होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे भागेगी स्ट्रिंग के अलॉन्ग. जैसे पानी पे पत्थर मारते हो तो वेव प्रोड्यूस होती है और वो वेव प्रोपगेट होती है थ्रू द होल वाटर. उसी तरह से स्ट्रिंग को अगर आप जर्क करोगे तो उस पर वेव प्रोड्यूस होगी और वो वेव आगे की तरफ प्रोपगेट करेगी, सीधी सी बात है. तो उसकी कुछ स्पीड होगी, वही स्पीड आपको निकालना है. और आपको ये बोला हुआ है कि वो स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है. तो आपका वो स्पीड डिपेंड कर रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, दूसरा इस स्ट्रिंग का मास क्या है, और तीसरा इसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ है, मतलब एफ. ठीक है, एफ पे. तो करो, तो पहले कोशिश करो आप, मैं बताऊंगा बट पहले आप कोशिश करो. प्लीज यू ट्राई इट फर्स्ट. सॉल्व कर रहे हैं सारे.
बच्चों Yes, sir. Yes. ओके ओके पार्थ सर ए 3/2 आया है, सी 1/2 और बी माइनस का 1/2। चलो लेट मी चेक ऑल्सो। बाकी लोग भी प्लीज इसको समझने की कोशिश करें, जिनको अभी भी नहीं समझ आया या नहीं हो पा रहा है वो प्लीज, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर से ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई किस चीज की रिलेशनशिप निकालनी है, तो फिर से चलो देखो, एक बात याद रखो, फिजिक्स में इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो बेसिक तरीका तो सबसे पहला यह है कि व्हाट यू शुड डू फर्स्ट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप है रीड आउट द क्वेश्चन and mark the important points which is mentioned in the question. मेरी बात सुनो, try to understand the method। ये बेसिक मेथड्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन के लिए, ये बात तो आपको हमेशा यूज करनी है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो डिड्यूस अ रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, तो किसका रिलेशन लाना है, स्पीड ऑफ वेव का। ये पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला मुझे, तो मैंने मार्क कर दिया कि भाई निकालना क्या है, तो स्पीड ऑफ वेव निकालनी है। कहाँ निकालनी है, स्ट्रिंग पर। इफ इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, दूसरा पॉइंट जो मिलता है मुझे कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मास ऑफ स्प्रिंग पे, एंड फोर्स दैट डेवलप्स इनसाइड द स्ट्रिंग। मतलब तीसरी बात जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, दैट इज द फोर्स। अब ये तीन बातें हमें पता चल गई, तो अब हम क्या करेंगे, मेथड अब अप्लाई करेंगे। अब हमें मेथड पता है कि मेथड क्या कहता है, तो मेथड ये कहता है कि जिस चीज को आपको, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है या जिसका रिलेशन आपको ड्राइव करना है, जिस क्वांटिटी का रिलेशन यू हैव टू ड्राइव, उसको आप देखें किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड को ड्राइव करना है या स्पीड का रिलेशन लाना है, और वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, तो लेंथ टू द पावर ए लिख देते हैं। वो डिपेंड कर रहा है मास पे, मास टू द पावर बी लिख देते हैं, एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फोर्स दैट डेवलप्स इनसाइड द स्प्रिंग। तो चलो उसको मैं एफ टू द पावर सी लिख देता हूँ। भाई कोई भी बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि एल का पावर ए हो ड्राइव करते में, वो जरूरी नहीं है, बट वैल्यू सेम आएगी, ये जरूरी है। भाई क्या मतलब सर, क्या बके, जैसे कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है वी एल टू द पावर बी और एम टू द पावर ए, उसकी मर्जी है, वो ऐसे लिख ले, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। बट यस द वैल्यू शुड बी सेम। आप एल का पावर ए मान ले, बी मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, कुछ भी मान ले, तो जो मेरा आंसर आएगा, उस पावर का वैल्यू जो मेरे लिए आएगा, द सेम शुड बी फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, व्हेन यू विल डिड्यूस यू शुड ऑल्सो गेट द सेम पावर एज आई एम गेटिंग। नाम क्या रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड एफ टू द पावर सी, तो v इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड एफ टू द पावर सी। ओके, आई विल मैच ऑल ऑफ योर आंसर्स। आप अपने आंसर पोस्ट करते रहें एंड आई विल रीड आउट द आंसर्स ऑफ एवरीवन। ठीक है, वन बाय वन मैं पढ़ूंगा उन आंसर्स को, बट बिफोर दैट आई एम सॉल्विंग इट फ्रॉम माय साइड। उसके बाद फिर आप लोगों के जो आंसर आए हैं, विल कंपेयर दोज आंसर्स। ओके, तो v इज इक्वल टू इतना। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो k है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, तो विल नॉट राइट एनी फॉर्मूला फॉर दिस, इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखेंगे, बाकी बचे हुए टर्म्स का। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी टू द पावर -1, l का डायमेंशनल फॉर्मूला l टू द पावर a, m का डायमेंशनल फॉर्मूला m, तो m टू द पावर b, सॉरी m टू द पावर b,
and the last one is force, L T to the power -1, sorry minus 10, M L T to the power -1 to the power C, ये आ जाएगा सर। अब इतना करने के बाद लेट अस फर्स्ट सिंपलीफाई इट एंड देन वी विल इक्वेट द सेम कोफिशिएंट्स। तो इसका पावर C आया, तो चलो सिंपलीफाई करेंगे। तो L A है और L टू द पावर C है, तो देखिए आप L T टू द पावर -1, L क्या है, L इज A, तो L A और यहाँ पर C, तो ये हो जाएगा L A प्लस ऑफ C, M के लिए आ जाएगा M B प्लस ऑफ C, और T के लिए आ जाएगा T टू द पावर -2C। इज इट करेक्ट? प्लीज टेल मी यस और नो। यहाँ तक क्लियर है? सब एक बार आना बोल दें। सिंप्लीफिकेशन टिल हियर इज क्लियर टू ऑल? Yes. जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया उससे मतलब नहीं है, सिंप्लीफिकेशन सही करा है मैंने यहाँ तक, है ना। अब इतने के बाद क्या करेंगे आशीष? व्हाट शुड वी डू नाउ? कुछ अगर तुम इतनी देर में कुछ समझ पाए हो तो बता सकते हो। इसके बाद क्या करूं आशीष, एनी आइडिया? नो सर, नो आइडिया। नो आइडिया। इक्वेट करो, इक्वेट सेम वाले जो टर्म्स है ना लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, जो सेम टर्म्स हैं उसको इक्वेट करो। मतलब एल को एल के साथ, ठीक है, इक्वेट करो। यस कॉस्टो, एल को एल के साथ इक्वेट करो, मास को मास के साथ इक्वेट करो। लेफ्ट साइड पे जो मास है और राइट साइड पे जो है, अगर मास नहीं है लेफ्ट साइड पे तो फिर 0 से इक्वेट होगा, तो पावर को 0 से इक्वेट कर दो। देखो मैं बता रहा हूँ, एल का पावर राइट साइड पे a प्लस सी, इधर पावर 1, तो a प्लस सी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से t का पावर राइट साइड पे देखो, t इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, t का पावर राइट साइड पे -2c, t का पावर लेफ्ट साइड पे -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/, समझ रहे हो आप यस सर। आशीष? ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से m का पावर देखिए b प्लस सी, लेफ्ट साइड पे कोई m नहीं है, तो b प्लस सी को किसके साथ आप इक्वेट करेंगे, 0 के साथ। पहले यहां तक लिख लो ताकि मैं आगे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे आगे के स्टेप्स लिखने के लिए। जिसने नहीं करा था वो यहां तक नोट कर ले, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको आगे के स्टेप सॉल्व करने के लिए। इरेज करूं? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तब देखिए अगर आप लास्ट वाला केस है b प्लस सी, देखो a की वैल्यू हमें पता चल गई 1/2, c की भी वैल्यू पता चल गई 1/2, बट एक और है b की वैल्यू अभी नहीं पता चली है, तो b प्लस सी ऑन द लेफ्ट साइड इट इज 0, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, b की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1, ये b आ गया, तो हमें a b c सब पता चल गया। अब जब ये सब पता चल गया तो फाइनली आप क्या करेंगे, तो फाइनली आप क्या करेंगे सर, फाइनली आप इसको सारे को उठा के यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, ये फाइनली आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जब आप फाइनली इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू k का कुछ भी नहीं, k एज इट इज, l टू द पावर a, l टू द पावर a कितना, l टू द पावर a 1/2, m टू द पावर b, m टू द पावर b मतलब -1/2, और द लास्ट वन वाज f टू द पावर c की वैल्यू भी 1/2। इसका मतलब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो रीअरेंज करके इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू k, l पे पावर 1/2, f पे पावर 1/2 अपॉन m पे पावर 1/2। नीचे ले आओ, ऊपर माइनस है तो नीचे ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू k, और ये पूरे पे पावर 1/2, तो इसको हम अंडर रूट से रिप्लेस कर सकते हैं, l इंटू एफ डिवाइडेड बाई मास। ये आ रहा होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखता हूँ मैं किन किन लोगों ने ये मुझे वैल्यूज दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कौस्तुभ, b 1/2, a 1/2 एंड c 1/2, मतलब तीनों 1/2 पॉजिटिव लिया है कौस्तुभ, तो तुमसे कहीं पर गलती हुई है, प्लीज चेक करो, बिकॉज वन ऑफ द पावर विल बी नेगेटिव। उसके अलावा और कौन कौन बच्चों ने मुझे भेजा है रिजल्ट्स? ठीक है, यस कौस्तुभ, योर साइन मिस्टेक इज देयर। आयुषी आपने इसी का आंसर भेजा था अभी वाला? Yes, नहीं, sir. इसका तो नहीं भेजा होगा।
a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1/2। आप भी देखो कहीं पर गलती हुई है आपसे। सर वो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, पार्थ b -1/2, a is equal to 1/2 and c is equal to 1/2। पार्थ, your answer is absolutely correct, very good। सूर्यांश, तुम्हारा आंसर गलत है, a is equal to 3/2 is wrong। आरुषि मिश्रा, a is equal to 1/2, b is equal to -1/2, c is equal to 1/2। ठीक है, और किसी ने भेजा है? कौस्तुभ, मैंने तुम्हारा तो बता ही दिया, साइन मिस्टेक। ठीक है, तो आप देख लीजिए सारे लोग, इसको रेक्टिफाई कर लीजिए आपसे जो जो गलती हुई है, और जिनसे नहीं हुआ है वो प्लीज इस पूरे को नोट कर लीजिए। Is it done? Can we move to the next? नहीं, हम सब खा रोटी से नहीं आ रहे, बस तुरंत खाना खाने बैठो। कहाँ है? नहीं, इसमें नहीं निकालो, ये देख लो सूप कितनी है ये। ठीक है, बहुत है अब सुनिए, बहुत है ये, उससे भरी हुई से ज्यादा है। ये 4 पैक के मुताबिक। सूर्यांश म्यूट करके बात कर लो, वरना सबको भूख लग जाएगी। सूर्यांश भाई मगन। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। इट वॉज आस्क्ड इन योर AIPMT नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, खैर कहीं भी आया उससे क्या मतलब है तुमको, क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन ये आया था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन एज बाय रिलेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो इसमें लिखा गया था a is a quantity, m is another quantity, m is another quantity and the third quantity was k। a का पावर x है और b k का पावर y है। ठीक है, आपसे बोला where a is dimensionless constant, the values of x and y are। a यहाँ पर बोला गया था कि dimensionless constant है, मेरी बात समझिएगा, dimensionless constant, a is dimensionless constant, m क्या है, m is mass, और k क्या है, k इज अ कांस्टेंट जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसमें पूछा गया था x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। f क्या चीज है यहाँ पर, f है फ्रीक्वेंसी। कोई मुझे बता सकता है फ्रीक्वेंसी का मतलब? Sir, the number of oscillations in 1 second. वेरी गुड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है, ट्विंग 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 ट्विंग, अगर पेंडुलम है और पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, टक 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 ऐसे, तो 1 सेकंड में ये कितनी बार ऐसे ऐसे कर लेता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना। और फ्रीक्वेंसी होता क्या, मैं आपको एक बात फॉर्मूला बताऊं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t⁻⁻⁻1। अब देखिए, उसमें आपसे ये पूरा नहीं बोला गया कि यू हैव टू डिड्यूस द रिलेशन। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें आपको ये जो पावर्स हैं उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो स्प्रिंग के साथ किसी ऑब्जेक्ट को बांध दोगे। जैसे मान लो कि आपसे ये कहा जाए कि ये स्प्रिंग है, उसके साथ ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, इसको ऐसा ऐसा खींच के छोड़ दो, ऐसा खींच के छोड़ दो, तो ये खींच के छोड़ दो, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऑसिलेट करेगा, तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा, उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे लिखा गया है, a into m to the power x k to the power y, where a is a constant जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, वो लिखा हुआ है आपको साफ साफ क्वेश्चन में। m is the mass, वो बता रखा है मैंने। k क्या चीज है, k is a constant जो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है।
और इसकी वैल्यू होती है k बाई एल। तो मैं k का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूँ। k का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखेंगे तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का mlt टू द पावर -2 और नीचे लिखा हुआ है l। तो k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू m इनटू l को ऊपर ले जाओ और ऊपर भी एक l है और नीचे से भी एक l ऊपर ले जाओ तो l से l कैंसिल हो जाएगा ना, तो mt टू द पावर -2। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। इस k का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आ गया? सर नहीं आया। नहीं आया? अरे मेरे लाल, देखो k का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है भाई, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt टू द पावर -2 और लेंथ के लिए क्या लिखेंगे भाई बताइए? सर एल की पावर 1। l की पावर 1। तो ये नीचे वाला l और ऊपर वाला l दोनों पे पावर 1 1 है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? m बचेगा और t पे पावर -2 बचेगा। यही तो लिखा है देखिए, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब बात समझ आई? यस सर। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि आपको डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करिए और रिजल्ट बताइए। चलिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी पे पावर, सब बोलेंगे टी पे पावर टी का पावर -1। राइट साइड पे बेटा ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो ए का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होगा। तो ए का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन ही में बोला गया वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास के लिए क्या लिखेंगे आप? कैपिटल M टू द पावर x। स्प्रिंग का कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे? m t टू द पावर -2 टू द पावर y। इज इट क्लियर? सॉल्व करिए। t टू द पावर -1 इज इक्वल टू m टू द पावर x प्लस y और t टू द पावर -2y। अरे हाँ ना तो बोल। नहीं है? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो मेरी बात सुनिए। आप सेम वाले को इक्वेट कर दीजिए। तो ये t, इधर भी t, तो ये -1 इज इक्वल टू -2y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर x प्लस वाई, लेफ्ट साइड पे मास नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -y, तो x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा बिकॉज y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये x आ गया, ये y आ गया सर। डन? सर इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब भी कॉन्फिडेंस आ गया सबको कि ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एनी अदर क्वेश्चन। क्या एक और ऐसा ले लूं या समझ गए हो? सर एक और ले लीजिए। एक और ले लूं? तो जल्दी से बस एक लास्ट ले रहा हूं भाई, ये पब्लिक डिमांड पे एक लास्ट ले रहा हूं। ठीक है, एक लास्ट पब्लिक डिमांड। ठीक है सर, तो पब्लिक डिमांड पे एक और ले लूं, उसके बाद एक बच्चे का मैं डाउट बताऊंगा, उस बच्चे का डाउट बताने के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो एक और हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे F दैट इज इक्वल टू फोर्स, नॉर्मल सा ले लेते हैं सर। टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय F इनटू R। F का पावर x और R का पावर y। ठीक है, यहाँ पे टाउ क्या है? टाउ इज टॉर्क। ठीक है, टॉर्क घुमाने वाला फोर्स, आगे हम पढ़ेंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? ये मैंने लिखवाया था। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t टू द पावर -2। ठीक है, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर k क्या है? तो k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जल्दी से कर दीजिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है k। f आपको पता ही है कि f क्या चीज है? फोर्स है। और r क्या चीज है? r इज अ रेडियस। रेडियस का दूसरा मतलब है लेंथ। ठीक है, आपको बताना है फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू बताइए, जल्दी से करिए, जल्दी प्लीज, हरी अप।
प्लीज हरी अप। एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास, बाकी और किसी का आंसर? एक बच्चे का आंसर आया पार्थ का, और पार्थ का आंसर बिल्कुल सही है। और कोई दूसरा बच्चा? कौस्तुभ, कौस्तुभ का आंसर आपका भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अरे अब बाकी सारे बच्चे अगर कर दें तो मैं नहीं करूंगा, बाकी सारे बच्चे अगर मुझे करके बता दें। एवरीवन प्लीज। देवांश, सूर्यांश, आशीष, अरुषि, आयुषी। आशीष हैज आल्सो सेंड मी द सेम आंसर, वेरी गुड आशीष। सूर्यांश बिल्कुल सही। आयुषी एंड आरुषि, हाँ बिल्कुल सही। आयुषी एंड आरुषि, वेरी गुड। देवांश तुम्हारा आंसर आया क्या मेरे पास? देवांश सिंह बोहरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके देवांश, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। वन वन वन। या आयुषी का आंसर मेरे पास नहीं आया। आयुषी, अभी किसका आंसर आया था मेरे पास? एक मिनट। यस ठीक है, सबका आंसर सही है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसकी अब जरूरत है। अब ये वाला आपको समझ में आ गया, तो यू नाउ नो ऑल द 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज, अब मैं वन बाय वन रिपीट कर रहा हूं जो आपने पढ़ा है अभी तक। द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज टू कन्वर्ट द यूनिट of a quantity from one system of measurement to another system of measurement using the dimensional formula. That was your one application. The second application was to check the dimensional accuracy of an equation, या consistency of an equation. And the third was to deduce a relationship of the physical quantities. ठीक है, तो ये तीनों हमने कर लिया है। अब हम एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं related to the dimensional formula, and then the dimensional formula concept will be over, and then we'll start a new topic of this chapter. तो एक लास्ट चीज टॉपिक डाल लो, 2-3 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, एक आध मार्क के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक का नाम लिखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। लास्ट टॉपिक हेडिंग डाल दो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड का क्या क्या लिमिटेशन है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड? ठीक है, डायमेंशनल मेथड का लिमिटेशन। तो सबसे पहला लिमिटेशन है जो आपको ये अभी थर्ड वाला जो आपने एप्लीकेशन किया उन सब में आपको ये नजर आया है कि इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप इन्वॉल्व होता है जब आप एक रिलेशन डिड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं पता कर सकते यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? आपको मैंने ये उसमें भी बोला है कि ये जो मेथड है आपको डज नॉट गिव्स यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायमेंशनल कांस्टेंट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप या इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल फॉर्मूला। उसमें जो ये कांस्टेंट यूज होता है उसका आपको वैल्यू पता नहीं चलता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आरुषि, कि पहला लिमिटेशन डायमेंशनल मेथड का ये है कि आप जो अभी तक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे ना, या जो आप रिलेशन डिड्यूस कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी का, तो उन सारे रिलेशन में आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, एक चीज कॉमन है सब में, कि वो जो के इन्वॉल्व हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप नहीं पता कर पा रहे हो, है ना? मैंने आपसे बोला है कि उस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन हुआ है कि इट डजंट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन about the proportionality
constant K involved. Clear? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. दूसरा, अब दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अभी तक आपने जितना भी फॉर्मूला डिड्यूस किया, जितने भी रिलेशनशिप आपने डिड्यूस करे, उन सारे रिलेशनशिप में आप एक बात कॉमन पॉइंट आप ऑब्जर्व करिए. कॉमन पॉइंट, अगर आप सब में एक कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये बात दिखाई देगी कि मैक्सिमम जो आपकी क्वांटिटी, जितने क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही थी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑन विच अ गिवन क्वांटिटी वाज डिपेंडिंग वाज 3. देखिए, चाहे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का आपने फॉर्मूला डिड्यूस किया, तो उसमें आपका तीन क्वांटिटी थी जिसपे वो डिपेंड कर रहा था. एक है m, एक है v स्क्वायर, तीसरा है r. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना. इसी तरह से आपने जब वेलोसिटी आपने निकाला ऑन द स्ट्रिंग, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था? लेंथ पे, मास पे एंड फोर्स पे. तो मैक्सिमम, और जैसे आपने एक और चीज निकाला था टाइम पीरियड वाज डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड एक्सीलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी. आप इन तीनों केस में देख लीजिए, या अभी भी जो आपको और 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें किसी में भी देख लीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला था दैट वाज डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर आपका कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ 3 मतलब मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम 2 भी हो सकता है, ये मतलब हुआ. तो अगर if a given quantity depends on maximum of 3 physical quantity, then you will be able to deduce the relationship using dimensional formula. लेकिन अगर 3 से ज्यादा हैं, तो you will not be able to find out the relationship using the dimensional formula. बात समझ में आई? तो इसका मतलब है, Yes, sir. ठीक है, डायमेंशनल, ये मेथड ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला gives relation of a quantity with other physical quantities if it depends on maximum of 3 फिजिकल क्वांटिटी. अगर वो मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम अगर वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है. सूर्यांश, मैंने ये बोला कि अगर आपका कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो ही यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिलेशन यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला. जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करा था, ये रिलेशन ड्राइव किया था. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वाज डिपेंडिंग ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज. वन वाज m, अनदर वन v. ऐसे लिख देता हूँ, एक m पे डिपेंड कर रहा था, वो दूसरा v पे और तीसरा r पे. तो हम ये रिलेशन ड्राइव कर पाए थे. इसी तरह से आज हमने कुछ किए हैं, टाइम पीरियड, लेंथ और g पे डिपेंड कर रहा था, हमने ड्राइव कर लिया. हमने स्पीड ऑफ अ वेव ड्राइव किया, इट वाज डिपेंडिंग ऑन लेंथ, मास एंड फोर्स दैट डेवलप्स इन द स्ट्रिंग. तो आप किसी को भी देख लो, या इसके अलावा भी जो 2 क्वेश्चंस और कराए हैं, किसी में भी देख लो आप, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम ऑफ द 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है सूर्यांश? ये सूर्यांश, यस सर. मतलब ये जो मेथड है ना ऑफ डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ये तभी तक काम आता है जब तक आपकी गिवन क्वांटिटी मैक्सिमम 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है. If it depends on more than 3 quantities, तो फिर ये काम नहीं आता. Did you understand it now, सूर्यांश? यस सर. ठीक है. Next, it fails when a physical quantity is sum or difference of other quantities. मतलब अगर कोई इक्वेशन फॉर्म हो रही हो कहीं पर, इक्वेशन, तो उस इक्वेशन में आप रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे.
मतलब जैसे आप ये रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये रिलेशन आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सम जहां पे हो रहा हो, जहां पर सम हो या डिफरेंस हो, वहां पर आप रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे यूजिंग दिस, क्लियर। तो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन एंड आई थिंक 3 लिमिटेशन इज मोर देन एनफ फॉर यू। इसको नोट कर लो एकदम खट से। हो गया, वेरी गुड। द लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप दिस डायमेंशनल फॉर्मूला पोर्शन, उससे पहले एक बच्चे ने मुझसे कोई डाउट पूछा था, वो कौन सा बच्चा है, किसने बोला था? सर मैंने पूछा था। हाँ सूर्यांश, पहले तो आपको ये जो आपने कहा, आपको कहाँ पर मिला ये क्वेश्चन, किसने दिया था? सर ये आज एग्जाम सर जो हुआ था ना, उसे उसका 7th क्वेश्चन है, न्यूटन वाला। एग्जाम कहाँ, मतलब यहीं लर्निंग में? यस सर, लर्निंग में। ओके ठीक है, तो अब मेरी बात समझिए, वहां पर जो है ये फोर्स, ये बेसिकली विस्कस फोर्स है। ये आप पढ़ेंगे 11th के फिजिक्स के सेकंड बुक में, ठीक है, सेकंड बुक आएगा जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको ये विस्कस फोर्स पढ़ाया जाएगा। विस्कस फोर्स बेसिकली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो एक दूसरे को रोकता है, तो दैट इज बेसिकली विस्कस फोर्स, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए। खैर वो तो आप पढ़ेंगे डिटेल में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वो आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, माइनस साइन मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, तो वो लिखा हुआ होगा एन ए टाइप्स, आपको लिखा है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। यस सर। यहाँ पर जो एन जैसा जो चीज दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में एन नहीं है। एन अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये अगर देखेंगे आप तो एक साइड से मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है, ऐसा नहीं कि मैं एन ऐसे लिखता हूं, नहीं, इसको एक्सटेंड करने का मतलब ये कि इट इज नॉट एन, इट इज एन जैसा साइन विच इज कॉल्ड एज ईटा। इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे ये पढ़ते हैं ना भाई थीटा, जैसे इसको पढ़ते हैं फाई, तो वैसे ही इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा। क्या पढ़ते हैं सर? ईटा। ईटा, हाँ, ये सिंबल है जिसका नाम है ईटा। ए इज एरिया हेयर। अच्छा, ये ईटा जो है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है नहीं है वो सब बात की बात है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेल्टा वी, ये जो ट्रायंगल वी पढ़ा रहे थे ना, इस ट्रायंगल को हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स में अगर ये छोटा सा बना हो कहीं पर, तो इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ेंगे सूर्यांश? सर डेल्टा। डेल्टा का बेसिक मतलब होता है, डेल्टा अगर कहीं पर लगा हुआ तो इसका मतलब है चेंज, इसका मतलब वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, ठीक है। अब एक तो ये हो सकता है कि मैं ऐसे कहूं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, या तो ऐसे कह दूं, या मैं सिंपली कह दूं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये इसी को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। डेल्टा अगर कहीं पर लगा हुआ है, इसका मतलब है डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा रिप्रेजेंट्स अ चेंज, ठीक है। तो खैर आपको उतना चेंज पे ध्यान नहीं देना है। ऊपर है वेलोसिटी और नीचे एक्स। एक्स को आप समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए लेंथ, ठीक है। एक्स को आप फिलहाल के लिए क्या समझ लीजिए? लेंथ, है ना, क्योंकि आप इसका एक्चुअल अभी मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप सीधा इसको समझिए कि v मतलब वेलोसिटी है, x मतलब लेंथ है, ईटा का हमें निकालना है। तो ईटा को पहली बात तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, f इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब लेंथ बेटा, ठीक है, a इंटू डेल्टा वी। क्लियर? अब ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt टू द पावर -2। डेल्टा एक्स मैंने कहा इसको लेंथ मानिए, तो इसके लिए आप लिखेंगे l। एरिया लेंथ का स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए आप लिखेंगे lt टू द पावर -1। अब सिंपलीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझे बच्चे? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब बिकॉज आपको ये सिंबल्स विम्बल्स अभी पता नहीं है, इसका एक्चुअल मतलब पता नहीं है, तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, बट एज सच इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सर वो समझ में नहीं आ रहा था सर, ट्रायंगल वगैरह ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है।
इसीलिए मैंने सर- ऐसे अपने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। वो तो जब टाइम Yes, टू sir. टाइम आप फॉर्मूला सीखते रहेंगे तो वहां पर भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप उसके फाइंड करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाए। सर कर लिया नोट। यस आयुषी, यंग्स मॉड्यूलस वही सेम प्रॉब्लम है कि यंग्स मॉड्यूलस भी अभी आपको नहीं समझ में आएगा। द रीजन इज कि वो सेकंड बुक का पहला चैप्टर जब आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो वहां पर आप पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस। अभी मैं आपको बता भी दूं तो नहीं समझ में आएगा। वैसे यंग्स मॉड्यूलस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका दूर दूर तक मतलब अभी आपको नहीं समझाया जा सकता, समझ रहे हो? तो इसलिए जाने दो। ये यंग्स मॉड्यूलस है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है जिसको हम यंग्स मॉड्यूलस का नाम देते हैं। कि उसको अगर हम खींचेंगे तो कितना खींचेगा और कितना फोर्स लगाने पे कितना खींचेगा, ये जो रेशियो है उसी को आप यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। अभी ऐसा समझिए कि किसी चीज को हम खींचते हैं तो कोई चीज ज्यादा खींच जाती है, किसी को खींचते हैं तो वो बहुत कम खींचती है, किसी को खींचते हैं तो वो खींचती ही नहीं है। रबर बैंड ले लो, खींचो तो ज्यादा खींच जाएगा, अगर वहीं पर आप कॉपर की वायर लेके खींचने की कोशिश करो नहीं खींचेगा। तो कोई भी बॉडी फोर्स लगाने पर कितना खींच जाएगी, कितना पुल हो जाएगी, कितना इलोंगेट हो जाएगी या कितना कंप्रेस हो जाएगी, कितना फोर्स लगाने पर कितना उसके लेंथ में चेंज आ जाएगा, वही रेशियो जो है उसको यंग्स मॉड्यूलस कहा जाता है। और वो यंग्स मॉड्यूलस हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। वो यंग्स मॉड्यूलस उस मटेरियल के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है। बहुत आसानी से खींच जाए तो इसका मतलब है कम स्ट्रेंथ है, और बहुत मेहनत करने के बाद खींचे तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ या ना बोल रहे हैं, बस ज्यादा सोचना नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है या हम आगे के टॉपिक पे चलें? अगर है तो पूछ लीजिए डाउट। सर यंग्स जी मॉड्यूलस का फॉर्मूला जैसे आपने बोला कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल हाँ स्ट्रेन होता है, तो जी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होगा? स्ट्रेस का मतलब होता है, ऐसे समझो, स्ट्रेस, तुमको अगर किसी चीज का स्ट्रेस हो तो क्या कैसी फीलिंग आती है, ऐसे समझो ना, फिजिक्स को ऐसे समझते हैं। अभी तो बेसिकली वो आपको पढ़ना है, वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है ना। लेकिन वो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मालूम है कि वो उन सब की भी लिख देते हैं, तो आपने पढ़ लिया होगा कहीं पर। मगर मुझे एक बात बताओ, ऐसे इमेजिन करो, छोड़ो भूल जाते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैं कहूं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है यार इस बात को लेकर, इसका क्या मतलब, कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा अच्छा फील होता है या खिंचाव, अंदर कुछ मानसिक तनाव फील होता सर खिंचाव। है ना? कुछ खिंचाव जैसा फील होता है, एकदम मजा नहीं आ रहा होता जीवन का, जैसा अभी जीवन का मजा नहीं आ रहा है ड्यू टू कोविड। तो वैसा ही है स्ट्रेस का बेसिक मतलब, यही है। फिजिक्स में भी स्ट्रेस यही है कि अगर मैं किसी बॉडी को खींचता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो कितना फोर्स लगाया मैंने उस बॉडी पर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बॉडी। अभी नॉर्मल शब्दों में आप ऐसे समझ लो, जब इसको मैं एग्जैक्ट समझाऊंगा वो जो चैप्टर आएगा तब। अभी तो फिलहाल ये समझ लो कि अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा के इस बॉडी को खींच रहा हूँ, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा कर रहा हूँ, एक खिंचाव ला रहा हूँ, एक तनाव पैदा कर रहा हूँ। ये आराम से पड़ा हुआ था, इसमें खिंचाव आ गया। भाई अपन आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे, जीवन जी रहे थे, अचानक से कोविड आ गया। कोविड आया तो आया, फिर दोबारा आके उसने तहलका ही मचा दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो वो वैसी वाली बात हो रही है कि अगर हम इस बॉडी के अंदर कोई खिंचाव पैदा कर दें, मतलब फोर्स लगाएं जो इसके इसके जो इसका नॉर्मल जीवन है उसको उथल पुथल कर दे, उसके लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दे, तो कितना फोर्स आपने लगाया और कितने एरिया पे लगाया, ठीक है, इसको स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। यही फॉर्मूला प्रेशर का भी होता है। मगर अब ये दूसरा सवाल अभी मत कर लेना कि सर फिर प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क होता है, ये सब रहने दो। ये सब फिर करूंगा तो फिर वही चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। तो अभी तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो फोर्स आप लगाते हैं बॉडी को खींचने के लिए, समझ रहे हैं आप, डिवाइडेड बाई एरिया। अब स्ट्रेन क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेस पैदा हुआ हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं। हिंदी समझती है या नहीं? यस सर। समझ लेती है, ठीक है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ स्ट्रेस हुआ तो कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ना। कुछ सदमा लग जाए किसी को, सदमा सदमा समझती है, डिप्रेशन में चला जाए कोई, कोई नींद की दवा खाना शुरू कर दे, तो ये परिवर्तन हो गया ना उस स्ट्रेस के कारण। तो इसी तरह से अगर हम किसी बॉडी को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे खींचेंगे, तो उसकी लेंथ चेंज होगी। तो कितनी लेंथ चेंज हुई? चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आया? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ।
ठीक है, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। समझ आया आपको? Yes, sir. Thank you. ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब समझ में आ गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो यही यंग्स मॉड्यूलस होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेस लिखा है आपने ऊपर और जो नीचे स्ट्रेन लिखा है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो इसी रेशियो का नाम यंग्स मॉड्यूलस है। Okay, sir. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और कोई मार्केट में कुछ पूछना है तो पूछो, शर्माओ नहीं बिल्कुल भी। नो सर। ठीक है, तो नहीं पूछना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं बेटा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड टू द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये पहला सेक्शन हमारा इस यूनिट का कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी इस यूनिट के हम सेकंड सेक्शन पे जाएंगे, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एरर। देखो एक बात याद रखो, एरर, हाँ बताइए सर। ऐसे सर प्रेशर होता है, तो सर प्रेशर में सर उसको क्या कह सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे क्या? कहेंगे कि एनर्जी पर यूनिट एरिया? नहीं, प्रेशर इज नॉट एनर्जी, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। बट वो फोर्स कैसा होगा? दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब प्रेशर का मतलब है कि ये सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने कितना फोर्स लगाया, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, बोलो बच्चों, तो स्टार्ट करें हम दूसरा यूनिट अपना, दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं हम। दूसरा टॉपिक मैं जैसा आगे आपसे कह रहा था, एरर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप पूरा पढ़ रहे हैं ना, डायमेंशनल फॉर्मूला या एरर, या इसमें कुछ चीजें होती है यूनिट और सिस्टम, या यूनिट लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट, ये सब जो हम पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में, दैट इज नॉट लिमिटेड टू दिस चैप्टर ओनली। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, जो ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाता है, इट इज एप्लीकेबल टू इन द होल ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, जो आप 11 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी तरह से एक और चैप्टर आएगा वेक्टर्स, वो भी पूरे फिजिक्स में एप्लीकेबल है, तो इसलिए भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बिकॉज कि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, बट उसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द फिजिक्स है, तो इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एरर्स, एरर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप सब जेई का पेपर देना चाह रहे हो जीवन में, तो याद रखो कि जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस, करंट का क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, और उसमें एरर इन्वॉल्व करके पूछा जाता है। ठीक है, तो एरर इज, जो हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे एरर, वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज उससे क्वेश्चन 11th में आएगा या उससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। भाई उसका यूज किसी भी क्वेश्चन के साथ करके आपको एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब इसी में एक चीज आती है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। किसी ने नाम सुना है इसका, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का? Yes, sir. ये जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज है, ये दो तरह के चीज, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली, जिससे हम रेडियाई मेजर करते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें, डोंट वरी। उससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ 11th ही में नहीं, जेई तक में डायरेक्ट। अभी इस रिसेंट मार्च के पेपर में डायरेक्ट सवाल है, मार्च के जेई के पेपर में डायरेक्ट सवाल है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। ठीक है, लीस्ट काउंट से रिलेटेड, है ना। तो वो सब मतलब ये कंप्लीटली, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला और एरर्स, ये अपने आप में पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ तो फिजिक्स का सबसे आसान जो यूनिट है वो यही है, बट स्टिल उतना ही इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, अब देखिए एरर से स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले दो और चीजें छोटी छोटी बिल्कुल मतलब रूल्स हैं बेसिकली, वो आप समझ लीजिए, उसके बाद हम एरर खेलेंगे। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और ये जो अभी बताने जा रहा हूँ सिलेबस का ये वाला पार्ट, ये सिलेबस का पार्ट इज नॉट ओनली इन फिजिक्स, इसका यूज केमिस्ट्री में भी है सर, इसका यूज मैथ्स में भी है सर। इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। इसका यूज केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर बताया गया होगा। ठीक है, या स्कूल के अंदर, या आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप केमिस्ट्री, तो वहां आपको सर बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसी तरह से राउंड ऑफ, आपने सुना होगा भाई, ये वैल्यू मान लो कि 99 है, तो इसको चलो राउंड ऑफ करके 100 कर लेते हैं। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? ऐसा टर्म सुना है आप लोगों ने राउंड ऑफ का? भाई अगर कोई वैल्यू 99 है तो उसको चलो
Yes, 100 sir. कर लेते हैं, है ना। तो ये तो राउंड ऑफ अपने आपस के समझ के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, अपने फायदे के हिसाब से। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में भी राउंड ऑफ करते हैं हम। ठीक है, क्यों करते हैं वो रीजन हम समझेंगे। तो मतलब दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें हम सीखेंगे, दैट इज द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो दो चीजें हैं, एक है सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल्स, और उसी तरह से है राउंड ऑफ का क्या मतलब है और उसका रूल्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को अपन समझेंगे। तो आप समझिए, पहला हम डिस्कशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, टॉपिक डालिए सिग्निफिकेंट फिगर। पहले आप समझ लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और उसके बाद फिर उस सिग्निफिकेंट फिगर के अपन रूल्स पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझो। सिग्निफिकेंट फिगर इज बेसिकली द, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं पहले तो सेंटेंस, सिग्निफिकेंट फिगर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट इन अ मेजरमेंट। मुझे मालूम है अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, इसको आप समझने के लिए एक एग्जांपल पूछते हैं, समझते हैं। मान लो कि मैंने किसी से पूछा कि भाई यहां से मून का डिस्टेंस कितना है, मून का डिस्टेंस। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि सर मून का डिस्टेंस जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 10 लाइट ईयर्स है। 10 लाइट ईयर्स, 10 लाइट ईयर्स के साथ वो या तो 10.1 लाइट ईयर है या 10.2 है, मगर 10 है, 10 लाइट ईयर है। एडिशन, इन एडिशन टू दैट 10 लाइट ईयर, या तो वो 0.1 है या 0.2 है, उसमें कंफ्यूजन है, बट 10 लाइट ईयर। क्लियर हो गई बात। मुझे ये बताओ, इसने जो 10.1 या 10.2 बोला, इन दोनों में वो कौन से नंबर पे सर्टेन है, मतलब वो किस नंबर पे वो कॉन्फिडेंट है। सर 10.2। नहीं, मतलब उसने बोला कि 10 लाइट ईयर है, और 10 लाइट ईयर तो है ये मुझे पता है, बट 10.1 है या 10.2 है इसमें मुझे कंफ्यूजन। सर 10। तो 10 पे वो कॉन्फिडेंट है। 10 इज दैट नंबर ऑन विच ही इज कॉन्फिडेंट कि भाई 10 तो है, 10 इज अ सर्टेन डिजिट, कि ये तो है ही है, बट इसके आगे 0.1 है या 0.2 है, आई एम नॉट श्योर ऑफ। ठीक है, बट 10 तो है, ये बात मुझे समझ आ गई। तो इसका मतलब जब वो ये लिखेगा 10.1, तो मैं ये कह सकता हूँ, उससे मैंने बात करी, उसने ऐसा बोला, तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई इस जो लिखा है ना, उसमें ये 10 वो है जिसपे वो श्योर था, और ये 0.1 वो है जिसपे वो श्योर नहीं है। he has confusion with this 0.1, either it can be 0.1 or it can be 0.2. he is not very sure about this value after this decimal, but he is sure about this 10. तो ऐसी वैल्यू जिसपे आप सर्टेन हैं कि ये तो है ही है, मतलब यू आर श्योर ऑफ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सर्टेन डिजिट। और ऐसी वैल्यू इन अ मेजरमेंट जिसपे आप सर्टेन नहीं है, मतलब आप श्योर नहीं है कि वो वैल्यू उतनी ही है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। देयर इज अ रेंज, कि मतलब उससे ज्यादा है या उससे कम है, बट लगभग ये है। लेकिन इससे पहले वाली जो वैल्यू वो तो 100% यही। समझ रहे हो आप मेरी बात। यस सर। ठीक है, तो मतलब जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई किसी के एग्जाम में 70%, किसी से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे 10th में कितने परसेंट आए थे, तो उसने मुझे बोला कि सर 70 तो आया था, बट इट वाज अराउंड 70, आइदर इट वाज 71 और 69, बट इट वाज अराउंड 70। तो फिर से इस वैल्यू में देयर इज सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी एट बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है, कि भाई 70 Yes, के sir. आसपास है, या तो प्लस, मतलब 69 + 1 हो सकता है, या 70 - 1, कुछ भी हो, मतलब वो 70 के रेंज में ही लाई कर रहा है ना। तो 70 का रेंज कहां से कहां लाई करेगा, 69 से लेकर 71, इसके बीच में उसका कुछ आया होगा वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी जो भी वैल्यूज हम बताते हैं ना, सच वैल्यूज हैव टू काइंड ऑफ वैल्यूज। वन इज दैट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट विच यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ, और दूसरा पार्ट वो है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। समझ में आई बात। Yes. Okay. Yes. तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। These are those digits in a measured quantity which are known reliably
प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। मतलब इसमें दो तरह की डिजिट होगी, वन विच यू आर know the value with the confidence, and another one which is the value you don't know with the confidence. ठीक है, जनरली हम इसमें क्या मानते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि एक वैल्यू ले लिया, मान लीजिए कि 456 पॉइंट, मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले लिया 456.7, तो इसमें हम कहेंगे कि भाई 456 which is below which is before the decimal, that is the number which we are sure of, और ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है that we don't know with the confidence, तो इसको हम अनसर्टेन कहेंगे जनरली। और ये हमारा जो ये पार्ट है दिस विल बी सर्टेन डिजिट। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेन एंड सर्टेन डिजिट, इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। बट हमेशा सिर्फ यही नहीं होगा, उसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो सकता है, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है जो लिखा जाए डेसिमल, और डेसिमल के बाद लिखा जाए 4, 5, 6 या डेसिमल 2, 3, ऐसा भी हो सकता है, डेसिमल के पहले कोई नंबर ही ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इन सारे केसेस में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं, आई टेल यू। देयर इज अ रूल, देयर आर फ्यू रूल्स, ठीक है, which will govern the number of significant figures in a number या in a digit। तो वो हम रूल्स आप समझेंगे। अब ये रूल में कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ रटना है, सीधी सीधी सी बात। तो वन बाय वन हम सारे रूल्स लिखेंगे और उसकी वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जल्दी से ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, डेफिनेशन नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए तो रूल्स पे आते हैं। सबसे पहला रूल, द फर्स्ट रूल, पहला रूल ये कहता है, रूल सही है तो रूल से यू कैन नॉट ऑल्टर दिस रूल्स। ऑल्टर मतलब यू कैन नॉट चेंज द रूल, रूल है तो रूल है भाई। ठीक है, तो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है किसी भी मेजरमेंट में, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, अगर सारे ही नॉन जीरो हैं तो सारे ही, अगर एक नॉन जीरो है तो एक, दो नॉन जीरो है तो दो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि लिखा जाए 12.7, तो हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट्स यू आर हैविंग, तो यू आर हैविंग 3 नॉन डिजिट्स, ऑल ऑफ दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट। समझ आ रही बात? Yes. नहीं समझे भाई? सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट क्या कहलाएंगे, तो सारे के सारे नॉन डिजिट जीरो डिजिट विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो अगर ये 12.7 है तो इसका मतलब है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर? चाहे वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल से बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियरिटी है बिल्कुल? अरे हाँ ना बोल दो। Yes. ठीक है, नेक्स्ट ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे, वो सारे के सारे जीरो क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे जीरो हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। सारे के सारे जीरो, all zeros between two non-zero number will be considered as significant digit। जितने भी जीरोस हैं नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो सारे के सारे हमारे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2003, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट डज इट हैव? 4 4। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू 4। अगर मैं लिख दूं 12.03, तो कितने हैं? 5 लिख देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ, कितने हैं? Sir, सिग्निफिकेंट 5. डिजिट इज 5 इक्वल टू, ऑफ कोर्स 5 है ना, बिकॉज जीरो विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5। वेरी गुड। Moving on to the next rule, all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of an understood decimal point are not significant। पता नहीं क्या बोले सर, पहले मैं रूल लिखता हूं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। All zeros to the right of non-zero digit but to the left of
and understood decimal point are not significant. लिख लिया? सिग्निफिकेंट ऐसे लिखोगे तो सिग्निफिकेशन लिख लिया सर आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा इसको बहुत आसान तरीके से मैं कहूं तो जितने भी जीरो होंगे टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, मतलब नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पे जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ 86,400, ठीक है, तो इसमें ये जो दो जीरोस हैं, दीज टू जीरोस आर ऑन द राइट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, ये दोनों जीरोस कहाँ हैं? ये नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पे हैं, तो इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे या इनसिग्निफिकेंट होगा ये? सर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नहीं, फिर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, सिंपल सा इतना याद रखो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विल बी सिंपली नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट है ये। तो इसका मतलब है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इट हैज? 3. ऑफ कोर्स 3। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर अगर मुझसे यहाँ पर पूछ ले सिग्निफिकेंट फिगर, तो दिस सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 3. These zeros which are on the right of a non-zero number will not be considered as significant digit. ठीक है, नोट कर लिया ये पॉइंट, आगे बढ़े? यस सर, बढ़ रहा। ठीक है, इसी में लेकिन अगर ऐसा हो, पॉइंट नंबर 4, all zeros to the right of non zero number but to the left of a decimal point are significant. ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होगा। क्या मतलब सर, क्या बके, कुछ नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि कहीं पर अगर हमने लिखा 161.0, तो ये जो आपका सॉरी 1610 पॉइंट, इसके बाद हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट लगाया, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ, ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट लगाया, तो अगर हम इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा? इस जीरो को भी हम कंसीडर करेंगे एज सिग्निफिकेंट, ठीक है? पता नहीं सर क्या बोले? यस सर। सर इस केस में अगर आपसे पूछ ले सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, तो ये जीरो को भी आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। मतलब अगर डेसिमल, मतलब नॉन जीरो के बाद जीरो है बट डेसिमल से पहले है, तो उसको भी आप कंसीडर करेंगे एज सिग्निफिकेंट, ठीक है? 5वां, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ decimal is significant. मतलब अगर जीरो राइट ऑफ द डेसिमल में भी होगा तब भी उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे 161.0, ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? रूल पढ़ो और बताओ। सर नहीं होगा, 0.0। पढ़ो, रूल पढ़ो और फिर बताओ। सर होगा। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, सबकी आवाज नहीं आ रही बेटा इसमें, चलो इसके आगे मैं एग्जांपल्स पूछूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4, बिकॉज दिस जीरो विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ठीक है? नेक्स्ट, all zeros
to the right of decimal and to the left of non zero number are not significant. क्या मतलब सर, क्या बके? जैसे एग्जाम्पल 0.016, इस वाले को देखो, ये 0, will it be counted as significant? Tell me yes or no. How many significant figure do we have? Sir, 2. Only 2. 1 and 6 will be considered as significant because ये वाला 0 अब significant नहीं है. अगर नॉन डेसिमल के राइट साइड पे है बट नॉन जीरो से पहले है एंड इससे पहले भी एक 0 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा इस केस में? सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2. आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स just to understand कि which of the number is significant and which is not significant. उसको समझने के लिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा. ठीक है, पहले ये सारे रूल्स आप लिख लीजिए. सर लिख लिया. एक लास्ट पॉइंट लिख लेना कि the number of significant figure, ये लास्ट पॉइंट लिख लो, the number of significant figure is independent of the number of significant. सर प्लीज बैक द स्लाइड. अच्छा मैं कोशिश करता हूँ आरुषि, आई ट्राई. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. लिख लिया सबने? सर जल्दी जल्दी बोलो. सर लिख लिया. तो एक बच्ची की डिमांड है पीछे वाले स्लाइड पे जाने की, तो एक मिनट जरा मैं कोशिश कर रहा हूँ पीछे वाले स्लाइड पे मैं जा पाऊँ. हाँ छोटी, इसी वाले स्लाइड की बात कर रही थी आप शायद. लिख लिया आपने आरुषि? ओके, तो चलिए अगर सबने लिख लिया है तो चलो एक दो छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं अपन कि हमें कितना रूल समझ में आया, उस पर तो थोड़ी सी बात हो जाए. जैसे पहला 273.6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू वी हैव? 4. Obviously 4 significant digit because all the non-zero number will be considered as significant, right? तो सारे के सारे जो नॉन जीरो नंबर है, ये पहला रूल है आपका कि सारे के सारे जो नॉन जीरो नंबर है दैट विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट. ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कि सर दूसरा मैंने लिखा 2.000, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4. डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट.
डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ये आपको रूल बताया गया है, रूल नंबर 5, तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 0.050 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2. सब बोलेंगे 4. बेटा? नहीं, 2। यहाँ पर ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल के राइट साइड पे हो एंड बिफोर अ नॉन जीरो वैल्यू हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट बस इतने हैं, रूल्स याद रखना पड़ेगा सब, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं 1.005 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4. सब बोलो 4। सिंपली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अगर वेरी गुड आरुषि, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, है ना। तो मतलब ये हो गया कि ऑल जीरोस between the two non-zero number will be significant, all non-zero number is significant, or all the zeros after a non-zero number will be non-significant. अगर कोई जीरो डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अगर कोई जीरो डेसिमल के राइट साइड पे है बट बिफोर अ नॉन जीरो नंबर है एंड द नंबर इज लेस देन 1 तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं 16.4 मीटर, ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट चेंज करूं, इसको सीजीएस में ले जाऊं, सीजीएस में तो कितना होगा? सीजीएस में अगर इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? 16.4 मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर में ये कितना लिखेंगे? पहले तो ये बताइए आप। हाउ विल यू राइट इट इन सेंटीमीटर्स? 400 सेंटीमीटर। भाई 16.4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100. सिंपल सी बात है भाई, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलिए बच्चों। 1640 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सा 1640 आ जाएगा। चलो दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करके मुझे बताओ तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट कैन डू यू सी हियर? 3. पहले में भी 3 था जब इट वाज इन मीटर्स, तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट वाज 3 बिकॉज ऑल नॉन जीरो नंबर विल बी सिग्निफिकेंट। जब ये कर दिया तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट है 3 ही है बिकॉज जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो नंबर एंड विदाउट एनी डेसिमल विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पर ये जीरो नॉट सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। एंड अदर देन दैट दीज 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो सिग्निफिकेंट के रूल्स क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, तो sir. ये इस रूल्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि कुछ रूल्स आपको याद हो जाएं, बिकॉज दीज रूल्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद हो जाएं तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे पढ़ेंगे राउंड ऑफ करना, फिर उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे लिखते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो करेंगे, फिर एरर्स पढ़ेंगे। तो रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स ऑल, वेलकम ऑल। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।